बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने 2 स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। अब मैं आपको गैस सेक्टर के ही कुछ आंकड़े देता हूं। साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज 2 गुने से भी अधिक, यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को 2 गुना किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 से अधिक हो गए हैं। 2014 में देश में सिर्फ 4 एलएनजी टर्मिनल्स थे, 4 एलएनजी टर्मिनल्स। आज इनकी संख्या भी बढ़कर 2 गुनी हो गई है। गैस पाइपलाइन जो करीब 3,500 किलोमीटर होती थी, उसको 10,000 किलोमीटर तक विस्तार किया है, क्योंकि करीब 60% एलपीजी विदेशों से आती है। इसलिए देश के बड़े बड़े पोर्ट्स, वहां पर इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। साथियों, साल 2014 से पहले तक देश में सिर्फ 25-26 लाख घरों में ही पाइप से सस्ती गैस यानी पीएनजी की सुविधा थी। आज ये संख्या भी 1.25 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 2014 में देश में सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां भी 10 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज ये संख्या 70 लाख से अधिक है और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते दशक में देश के 600 से अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। साथियों, इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है। साथियों, पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर बल दिया। 2014 से पहले देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये काम न किया होता तो हमें बीते 11 वर्षों में करीब 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल विदेशों से खरीदना पड़ता। आज की स्थिति देखें तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब
4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है। साथियों, भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर हमारी रेलवे भी है। हमारे देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक 2014 तक सिर्फ 20% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब 100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस किया। एक और बहुत बड़ा काम हमने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया है। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। आप सोचिए, साल 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। आज ये करीब 40 गुना बढ़कर 130 गीगावाट हो चुकी है। घरेलू उपयोग में गैस के अलावा बिजली अधिक से अधिक काम आए, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। अभी तक इस स्कीम के तहत करीब 30 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर लगाए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने गोवर्धन स्कीम पर भी काम किया। इसके तहत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने पर काम किया गया। अभी तक देश में 100 से अधिक प्लांट चालू हो चुके हैं और 600 से ज्यादा पर काम चल रहा है। साथियों, पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी व्यापक प्रयास किया है। 2014 से पहले भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी संकट के समय कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी ना के बराबर थी। आज हमारे पास 50 लाख टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इससे भी अधिक कैपेसिटी पर काम चल रहा है। बीते दशक में अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी हमने सालाना 40 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि की है। तभी भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी बड़ी दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा
140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। साथियों, यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक हमने देखा है कि कैसे इसका प्रभाव वैश्विक मार्केट से लेकर दुनिया के नागरिकों पर पड़ता रहा है। लेकिन भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर न पड़े। और जब रूस यूक्रेन का संकट बढ़ा था, तो उस कालखंड में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसके बावजूद यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिल रही थी, वो हमने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी थी। दुनिया में 3,000 रुपया चलता था, हमारे देश पे 300 रुपये में दिया जाता था। इस बार भी हमारा हर संभव प्रयास होगा कि देश के किसान, देश के नागरिकों के जीवन पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। साथियों, आज के इस अहम समय में, आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले। इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो, उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए।